नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। समाचार में देश और दुनिया की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी समेत अनेक गणमान्यों ने राजघाट और विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। हजारीबाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को देंगे 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात। जनजातीय समुदाय से होगा संवाद। रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली को भी करेंगे संबोधित। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत सीईओ राउंड टेबल बैठक में शामिल हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। न्यूयॉर्क में की कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात। भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। ईरानी हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चुनौती। ईरान को चुकानी पड़ेगी कीमत। इजरायल के समर्थन में आया अमेरिका, तो वहीं यूएनएससी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। इजरायल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को बेवजह यात्रा से बचने की सलाह। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 155वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके शांति और अहिंसा के संदेश को स्वीकार करती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया जो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, वो भी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके संघर्ष और आंदोलन की वजह से ही आज हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। और बापू की जयंती के मौके पर राजघाट स्थित समाधि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सुबह श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और बापू की जयंती पर हर साल की तरह आज भी राजघाट पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। और ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की राजघाट की, बापू का समाधि स्थल जहां पर सभी धर्मों के लोग प्रार्थना सभाओं में शिरकत करते हैं। और आज गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का एक ऐसा ऊर्जावान नारा दिया जिसका जिक्र आज भी हम सभी करते हैं।
लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती पर विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर जाकर के इस महान नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय घाट पर जाकर के शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें सबसे अहम है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साल 2014 में शुरू हुए इस अभियान ने देश भर में स्वच्छता की अलख जगाई थी। आज ये अभियान हर देशवासी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। और महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर शहर के चौपाटी बीच से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कोलकाता की गांधी भवन में गांधी जी की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे और वहां पर एक म्यूजियम का अवलोकन भी करेंगे। हैदरी मंजिल, जिसे गांधी भवन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह रहा है। अगस्त 2047 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी यहाँ कुछ दिनों के लिए रुके थे। यह ऐतिहासिक म्यूजियम कोलकाता के बेलियाघाटा क्षेत्र में स्थित है। इस म्यूजियम में 1947 में गांधी जी के बंगाल दौरे के दौरान खींची गई दुर्लभ तस्वीरें, उनसे जुड़ी वस्तुएं और बंगाल के इतिहास से जुड़ी सामग्रियां रखी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के प्रेरणादायी 10 वर्ष पूरे होने पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2014 ये वो दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। जब उन्होंने इस अनूठे अभियान की शुरुआत की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये केवल सफाई ही नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन जाएगा। बीते एक दशक में इस अभियान ने हर घर, हर दिल में एक साफ सुथरे भारत के सपने को मजबूत किया है। इस अभियान ने हमारे सामाजिक जीवन के विमर्श को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चाहे 12 करोड़ से भी अधिक शौचालय निर्माण से ग्रामीण भारत को 100% खुले में शौच से मुक्त कराने का विषय हो, या हर वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं की रक्षा, चाहे हर साल 1.8 लाख डायरिया के मामलों की रोकथाम हो, या स्वच्छता संबंधी बीमारियों से 3 लाख लोगों की जान बचाने का मुद्दा, चाहे ओडीएफ गांवों में परिवारों को चिकित्सा व्यय पर कम से कम 50,000 रुपए की बचत हो, या महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, चाहे लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करना हो, या स्वच्छता के क्षेत्र में 75 लाख से भी अधिक नौकरियों का सृजन। स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे विश्व के सामने भारत की एक नई छवि को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान ने देशवासियों के दिलों को छुआ है। इस अभियान ने लोगों को इस भावना के लिए प्रेरित किया है कि सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है,
बल्कि ये समाज की भी जिम्मेदारी है। इसकी बानगी आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुणे के एक रिटायर्ड शिक्षक चंद्रकांत कुलकर्णी ने हर महीने मिलने वाले 16,000 रुपए की पेंशन में 5,000 रुपए स्वच्छ भारत कोष में दान करने का फैसला किया। वहीं झारखंड के जमशेदपुर जिले की रहने वाली लाडली बेटी मुनिंद्रा चैटर्जी ने स्कूली दिनों में ही अपने गुल्लक में पैसे जमा कर 10 शौचालय बना डाले ताकि आसपास के गांव में रहने वाली लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे। इसी तरह राजस्थान के विष्णु भारतेश विदेश में अपनी नौकरी त्याग बीते 9 वर्षों से देश के कोने कोने में घूमकर स्वच्छता के संदेशों को मजबूती दे रहे हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार से स्वच्छता वाले भैया कहकर पुकारते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक परिवार ने पीएम मोदी के इस अभियान से प्रेरित होकर अपनी बेटी को स्वच्छता नाम दे दिया और महाराष्ट्र के ही महाड में ममता मेहता ने स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की खातिर अपनी टीचर की नौकरी तक छोड़ दी और आज उनके प्रयास में शहर के 40% आबादी की भागीदारी है। वहीं 2019 के कुंभ मेले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 10,000 सफाई कर्मियों की मदद से एक साथ कई स्थानों पर सफाई कर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद देश के युवाओं को इस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता का भी अभूतपूर्व अवसर मिला। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले 15 साल के सिकांतो मंडल ने पुरानी बेंच, साइकिल के ब्रेक, ग्रिप और वायर जैसी चीजों से स्वच्छता कार्ट बनाकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। इस इनोवेशन के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। वहीं असम के रहने वाले संजय कुमार गुप्ता ने तिनसुकिया और तीताबार जैसे अपने आसपास के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए स्विट्जरलैंड में अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। आज स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे उनके प्रयासों से 100 से भी अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के वृंदावन के रहने वाले महेश खंडेलवाल ने देश के गरीब महिलाओं के लिए न केवल सस्ता और पर्यावरण से अनुकूल सैनिटरी नैपकिन बनाने का जिम्मा उठाया है, बल्कि आर्थिक सबलता प्रदान करने के लिए उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम भी बना रहे हैं। उनके इन प्रयासों से हजारों महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है। इसी तरह रांची के 2 युवाओं ने अपने स्टार्टअप इलारिया के अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बनाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी। आज उनके इन प्रयासों से कई आदिवासी महिलाओं को रोजगार का साधन मिला है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं, न जाने कितने नायक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्पों को दिन ब दिन मजबूत किया है। कहने की जरूरत नहीं है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हर वर्ष सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इस मुहिम में नमो ऐप के माध्यम से लाखों लोग जुड़ते हुए और अपने सेवा भाव का परिचय देते हैं। संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो स्वच्छ भारत एक योजना नहीं बल्कि एक विचार है जो आज जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। इस आंदोलन में ना कोई गांव और शहर का फासला है और ना वो कोई और बंधन। आइए हम भी इस अभियान से जुड़े और एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में एक मजबूत कदम रखें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? कैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें,
खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। केरल की रहने वाली एक महिला जो कि कुवैत में एक हाउसमेट का काम करती थी, कुछ समय बाद ही उनके मालिक ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट भी छीन लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जब ये बात पहुंची तो उसे उसके मालिक से बचाने के तत्काल प्रयास किए गए और वो केवल 3 दिनों के भीतर अपने घर वापस सुरक्षित पहुंच गई। इस वीडियो में सुनिए उस महिला की पूरी आपबीती। I am from Kerala. I went to Kuwait for a job as housemaid early in 2024. I was working in a Kuwaiti's house and I faced many uncomfortable problems and miseries. The lady of that house shouted and harassed me many times. Meanwhile, fed up of my life in that country, I wanted that lady for having leave and to go homeland. That time the lady attacked me and withheld my passport and all my belongings. I informed this issue to my husband and he contacted with the PM office by the help of Mr. Rajivan, who is a Sanghaparivar social worker. Immediately after the message received by the PM office, all measures done for me, and without any delay within 3 days I got white passport and safely reached my family. I am very grateful to PM Narendra Modi. Thank you Narendra Modi and Indian Ministry. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन भी कई कंपनियों के CEOs के साथ मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकरॉक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट गोल्डस्टेन से मुलाकात की। इस दौरान चर्चा हुई कि कैसे ब्लैकरॉक की ग्लोबल एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा भारत के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए किया जाए। पीयूष गोयल वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स के CEO संजीव आहूजा और ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट ग्रुप जेनस हैंडरसन इन्वेस्टर्स के CEO अली देवादी से भी मिले। इस दौरान भारत में निवेश बढ़ाने पर बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए संभावित सहयोग पर चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत CEO राउंड टेबल में व्यवसायियों को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने, मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। I think India today shares probably the best relationship that we've ever had between US and India since independence. Collectively, we are working on so many projects together that this natural partnership between two important democracies, where the rule of law prevails over everything else, in a way gives us an opportunity to aspire and think big in the future. In all our businesses working in, say, the US and India, we offer an opportunity for businesses. Let's together make further progress in this relationship. With the US, I think India today shares probably the best relationship that we've ever had between US and India since independence. Collectively, we are working on so many projects together that this natural partnership between two important democracies, where the rule of law prevails over everything else, in a way gives us an opportunity to aspire and think big in the future. In all our businesses working in, say, the US and India, we offer an opportunity for businesses. Let's together make further progress in this relationship. और बात करेंगे पश्चिमी एशिया में बढ़ रहे तनाव की। ईरान की ओर से हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को अब खुली चुनौती दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे कीमत चुकानी होगी। इजरायली कैबिनेट की बैठक को शुरू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात को ईरान नहीं समझता।
नेतन्याहू ने आगे कहा कि अब वो ये समझ जाएंगे, हमने जो नियम बनाए हैं हम उस पर डटे रहेंगे, जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। कल देर रात आपको बताएं कि ईरान की ओर से एक के बाद एक इजराइल के कई हिस्सों पर मिसाइल हमले के बाद कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इस हमले के दौरान सक्रिय रूप से इजराइल की सुरक्षा में मदद की है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की और ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाली ताकत बताया। हैरिस ने यह भी कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से इस हमले को रियल टाइम में देखा। हैरिस ने कहा कि शुरुआती संकेत यह है कि हमारी मदद से इजराइल इस हमले को नाकाम करने में कामयाब रहा है। My direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. भारत ने मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने के खतरे को लेकर के चिंता व्यक्त की है। अमेरिका में कार्नेगी एंडोमेंट वार्ता के दौरान एक बातचीत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संघर्ष के बढ़ने को लेकर के भारत काफ़ी चिंतित है। जयशंकर ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए इजराइल के जवाबी कार्रवाई को ज़रूरत बताया। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को ध्यान में रखना जरूरी है। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद हुई उत्पन्न स्थिति के तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनज़र इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही भारतीय दूतावास ने सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करने की भी सलाह दी। तेल अवीव में मौजूदा स्थिति को देखते हुए नागरिकों से देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का आग्रह किया गया है। दूतावास ने आपात स्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबर्स पर किसी भी समय फ़ोन कर मदद मांगी जा सकती है। भारतीय दूतावास स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली अधिकारियों के संपर्क में भी है। और अब बात झारखंड को आज मिलने वाली सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देश भर में जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 69,150 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कुल खर्च के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 539 जिलों और 2,740 ब्लॉक्स में 5 करोड़ से ज़्यादा जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गाँवों को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। को याद होगा कि ये ऐलान बजट में किया गया था और आज ये अहम दिन जिसकी इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और आदिवासियों के कल्याण के लिए आज का दिन बहुत ही अहम होने जा रहा है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। इस स्वच्छता अभियान में जेपी नड्डा के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पिछले 1 दशक से लगातार स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का आह्वान दिया था, लेकिन इस स्वच्छता की स्पिरिट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लिया तो स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया और जन आंदोलन के साथ साथ
आम साधारण नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, उसको स्वयं से ये महसूस हो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है और स्वच्छता रखनी है, और खुद भी स्वच्छ रहे और समाज को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करे। ये जन आंदोलन पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान में चल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार हमेशा से तत्पर रही है। इसी दिशा में आगे कार्य करते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन निधि SDRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि NDRF से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5,858 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। दरअसल बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजे गए थे। इसके साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए जल्दी ही IMCT अंतर मंत्रालयी जो कमेटी है उसको भेजी जाएगी। और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में पहले भी 21 राज्यों को 14,958 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जारी की जा चुकी है। ये राज्य इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से प्रभावित हुए थे। वित्तीय सहायता के साथ साथ केंद्र सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को अपेक्षित NDRF और थल सेना की टीमों की तैनाती और वायुसेना के सहयोग सहित सभी लॉजिस्टिक मदद प्रदान की। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारी वेबसाइट पर भी आप उपलब्ध हैं। उन्हें आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।